नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। और जैसा कि आपको पता है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको समसामयिक विषयों की जानकारी प्रदान करते हैं, ले जाते हैं आपको सैर पर भी और देते हैं फिटनेस के मंत्र भी। तो सबसे पहले बता देते हैं आपको कि आज की बात में क्या कुछ खास बातें हम आपसे करने जा रहे हैं। सबसे पहला जो विषय है वो है इन्फ्लुएंजा संक्रमण, और इसके लिए हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर विकास मिश्रा जी, साथ ही शिक्षा का अधिकार, और एक और बहुत महत्वपूर्ण विषय वर्ल्ड स्लीपिंग डे पर भी बात करेंगे। तो मिलवाऊंगी आपको हमारे विषय विशेषज्ञों से भी, लेकिन उससे पहले आप नोट कर लीजिए हमारे टोल फ्री नंबर्स, जिससे आप भी कॉल करके संपर्क कर सकते हैं और जान सकते हैं जानकारी जुड़ी हुई विषयों से। तो हमारा टोल फ्री नंबर है 0755-266-0049 और एक और नंबर है 1800-233-00340। तो मैंने आपको अभी टोल फ्री नंबर्स बताए। दर्शकों, इतिहास बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, और इतिहास से पहले देख लेते हैं आज की तिथि क्या है। आज की तिथि विक्रम संवत 2079 चैत्र मास कृष्ण पक्ष दशमी है, 17 मार्च 2023 तिथि है और दिन है शुक्रवार। दर्शकों, इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहता है हमारे जीवन में, और कुछ ना कुछ खास घटित होता है इतिहास में हर दिन। तो आज के दिन क्या कुछ खास घटित हुआ था इतिहास में, आइए नजर डालते हैं। 1962 में कल्पना चावला जी का जन्म हुआ, जो कि भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी। 1994 में रूस द्वारा नाटो की शांति सहयोग योजना में शामिल होने का निर्णय किया गया। 1996 में लाहौर में संपन्न छठे विल्स विश्व कप का खिताब श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को हरा कर जीता, और 2006 में अमेरिका ने भारत को भरोसेमंद साझेदारी घोषित की। 2009 में बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी बेंचमार्क प्रधान उधारी दरों में 0.5% की कटौती की। तो ये तो थी कुछ खास बातें इतिहास से जुड़ी हुई। विचार भी बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, क्योंकि एक विचार हमारा जीवन बदल सकता है। तो आइए नजर डालते हैं क्या कुछ खास है विचार में। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वह लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। बेहद खूबसूरत विचार, और जो कि वाकई में सच है कि परिंदे जो होते हैं वो अपने पंख जब फैलाते हैं तो हमें लगता है कि वो और उड़ान भरेंगे, और ये हमारे जीवन से बहुत जुड़ा हुआ है। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं इन्फ्लुएंजा संक्रमण के बारे में, और जैसा कि हम देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा लोग बीमार हो रहे हैं, और अस्पतालों में भी नज़र डालें तो मरीजों की संख्या बढ़ रही है। तो आइए मिलवाते हैं आपको हमारे विषय विशेषज्ञ से। हमारे साथ है डॉक्टर विकास मिश्रा जी, जो कि श्वास रोग विशेषज्ञ है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। सर, आपसे जानना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे H1N2 वायरस, जो इन्फ्लुएंजा वायरस की बात हो रही है, लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या है ये H1N2 वायरस? एक्चुअली इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन जो है, जिसे हम सामान्य भाषा में फ्लू भी बोलते हैं, ये मुख्य रूप से दो तरह के इन्फ्लुएंजा वायरसेस से फैलता है, इन्फ्लुएंजा ए और इन्फ्लुएंजा बी। हालांकि इन्फ्लुएंजा सी और डी वायरस भी होते हैं, लेकिन ये सामान्यतः फ्लू नहीं कराते। अभी जो चर्चा हो रही है सामान्यतः वो H3N2 के बारे में हो रही है, जो इन्फ्लुएंजा ए वायरस का ही एक सब टाइप है। इसके मुख्य रूप से 3 सब टाइप हैं, उसमें भी 2 बहुत महत्वपूर्ण हैं, H1N1 और H3N2, जो सालों से इन्फेक्शन कराते आ रहे हैं। बिल्कुल। तो अभी भी जो हमारे संक्रमण जो फैल रहा है, अभी जनवरी तक हमने देखा जो स्टेटिस्टिक्स थी उसमें 900 के ऊपर करीब H1N1 केसेस मिले, और जनवरी से अभी मार्च तक करीब 450 450 के ऊपर हमें H3N2 के केसेस मिले। बिल्कुल सर, इन्फ्लुएंजा वायरस के कारणों के बारे में भी जानना चाहेंगे। क्या कारण है, इतने ज़्यादा पेशेंट्स कैसे बढ़ रहे हैं, इससे ग्रस्त कैसे हो रहे हैं लोग? देखिए, ये जो वायरस है, ये इसकी एक विशेषता होती है इन्फ्लुएंजा वायरस में, खासतौर पे मैं आपको बताऊं कि ये हर सीजन में ये अपना स्वरूप बदल लेता है। इसको अपन एंटीजेनिक ड्रिफ्ट बोलते हैं वैज्ञानिक भाषा में। और वो स्वरूप बदलने के कारण क्या होता है कि पहले अगर हमारी बॉडी में इन्फेक्शन हो चुका है या हमने वैक्सीनेशन भी कराया है, उसके बाद भी हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है इसको पहचान नहीं पाता, और ये हमारे शरीर को, हमारी कोशिकाओं को संक्रमित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमें लक्षण जो है वो तरह तरह के लक्षण पैदा होते हैं। बिल्कुल सर। सर, कई बार देखा गया है एक वायरल नॉर्मल इन्फेक्शन जो होता है, 3 दिन बुखार आता है और व्यक्ति सोचता है कि नॉर्मल इन्फेक्शन है और घर में ही उपचार कर लेता है, लेकिन लक्षण अगर हम बात करें कैसे लक्षण होते हैं इस वायरस के, लोग कैसे समझे कि इन्फ्लुएंजा वायरस से ग्रस्त है? देखिए, जितने भी ये रेस्पिरेटरी वायरस डिसीजेज हैं, चाहे वो कोविड हो, इन्फ्लुएंजा हो, H1N1, H2N2, H3N2 हो, इनमें यूजुअली लक्षण
सेम होते हैं, एक जैसे ही होते हैं। ज़्यादातर ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी कि जो हमारा ऊपर का जो श्वसन तंत्र है उसको प्रभावित करते हैं। नीचे या निमोनिया होने की संभावनाएं काफ़ी कम होती हैं। कोविड में ज़रूर कुछ वेरिएंट्स में ऐसा देखा गया था जो जिसके कारण हमें लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हुए थे और बीमारियां भी हुई थी, निमोनिया भी हुआ था, ऑक्सीजन सैचुरेशन भी कम हुआ था। लेकिन इन्फ्लुएंजा वायरस में सामान्य तौर पे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, सूखी खांसी आना, सर्दी जुकाम होना, नज़ला होना, बुखार आना, कमजोरी लगना, इस तरह के सामान्य लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। बिल्कुल सर, अंतर क्या है कोविड में और इन्फ्लुएंजा वायरस से जो ग्रस्त पेशेंट है उनके जो लक्षणों में अंतर क्या है? देखिए, पहले तो मैं दोनों वायरस का एक फ़र्क थोड़ा सा यहाँ बताना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न की स्थिति है। कुछ लोगों को ये लग रहा है कि H3N2 एक कोई नए तरह का वायरस है जो पहले कम्युनिटी में नहीं था, और अभी जैसे जिस तरह से कोविड जो आया, तो मैं बताना चाहूँगा कि कोविड एक नोवेल वायरस था, एक डिफरेंट स्ट्रेन इंटायरली था कोरोना वायरस का, जो पहली बार आया था, पैंडेमिक उसका हुआ था। बट H3N2 जो है ये पहली बार 1968 में जो हांगकांग फ्लू जो हुआ था, उस समय इसका आइसोलेशन हुआ था हांगकांग में। उसके बाद ये वायरस लगातार कम्युनिटी में है। इंडिया में भी दशकों से इसके इन्फेक्शंस होते रहे हैं। हर बार इंडिया मैंने भारत में हमारे यहाँ 2 सीज़न में, एक ये जनवरी टू मार्च और दूसरा मानसून के बाद वाला जो सीज़न होता है, उस समय वायरस जो है अपना स्वरूप परिवर्तित करता है और इन्फेक्शन करता है। वायरस के साथ एक विशेषता होती है कि जितना इसमें म्यूटेशन होता है, यानी जितना ये चेंज होता है, उतना टेक्निकली ये कमज़ोर होता जाता है, लेकिन इन्फेक्टिविटी इसकी बढ़ती जाती है। एक से दूसरे को इन्फेक्शन ये बड़े आसानी से कराते हैं, लेकिन सीवियरिटी इनकी कम हो जाती है। तो इस वायरस के साथ भी ऐसा ही है, H3N2 है, लक्षण इसमें हो रहे हैं। पहले थोड़ा सा कभी कभी स्ट्रेन चेंज होता है, तो ज़्यादातर म्यूटेशन से वायरस वीक होता है, बट कभी कभी कुछ म्यूटेशंस ऐसे होते हैं जो वायरस को थोड़ा सा मजबूत बनाते हैं। उसमें घबराने की या खतरे की कोई बात नहीं होती, बस ये होता है कि लक्षणों की तीव्रता थोड़ी ज़्यादा होती है और कभी कभार इनका ड्यूरेशन बढ़ जाता है। जैसे पहले 3-4 दिन में ठीक हो जाते थे, तो अभी भी वायरस जो है ये करीब 3 महीने से हम लोग लगातार केसेस देख रहे हैं। 2 या 3 दिन में बुखार ठीक हो जाता है। कुछ सिम्टम्स जैसे खांसी या कमजोरी जो है ये 1 हफ्ते या 2 हफ्ते या कभी कभी कुछ स्पेशल कुछ विशेष मरीजों में ये लंबा भी चल रहा है। बिल्कुल सर, डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए? देखिए, आपका पहले दिन अगर वायरस है, सर्दी जुकाम हो रहा है, तो इतना तो अब कोविड के बाद इतना ज़्यादा जागरूकता फैली है लोगों में कि सब समझने लगे हैं कि ये वायरल इन्फेक्शन है। तो आप पैरासीटामोल, अच्छा पानी पीना, आराम करना, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लेना, इनका सेवन तो आप घर पे शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर 2 दिन या 3 दिन से लगातार बुखार आ रहा है, बुखार जा नहीं रहा है, और आप अपना पल्स ऑक्सीमीटर से सैचुरेशन भी चेक करते रहें, अगर उसमें कुछ फ्लक्चुएशन हो रहा है या साथ में ब्रेथलेसनेस आपको ऐसा फील हो रहा है, तो आपको ज़रूरी है कि आप जल्दी चिकित्सक को दिखाएं। वो आपका प्रॉपर परीक्षण करेगा और देखेगा कि कहीं कोई खतरे की बात नहीं है, तो आपको उचित मार्गदर्शन और उचित दवाइयों के साथ में आपको मार्गदर्शन देगा, तो ताकि आप जल्दी ठीक रहें। और दूसरा, आपके दिमाग में अगर कुछ अनावश्यक खतरे की आपको लग रहा हो या अनावश्यक कुछ परेशानी हो रही, तो उसको भी दूर करें। बिल्कुल सर, उपचार की अगर बात करें, अभी आप बता ही रहे थे उपचार के बारे में, और क्योंकि ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन ही है और इसमें खांसी देखी जा रही है कि लंबे समय तक खांसी चलती है, तो उस खांसी को कैसे, उसका उपचार कैसे किया जाए? देखिए, किसी भी तरह का वायरस इन्फेक्शन होगा, खांसी आपको चलना स्वाभाविक है। पहले तो ये देखिए, जब तक फीवर यानी बुखार नहीं आ रहा तब तक ये फ्लू नहीं है जी, राइट। कुछ कई कारण खांसी के रहते हैं। अभी मौसम बदलते समय एलर्जिक कारण भी बहुत सारे रहते हैं, कुछ अस्थमा के, कुछ एलर्जिक राइनाइटिस के जो पेशेंट होते हैं उनमें भी खांसी चलती है। लेकिन बुखार के साथ खांसी और नाक बह रही है, आपकी छींकें आपको आ रही हैं, कमजोरी लग रही है, तो आप मान के चलिए कि ये आपको इन्फ्लुएंजा वायरस का, सीजनल इन्फ्लुएंजा वायरस का इन्फेक्शन हुआ है। इससे बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है, ये H1N1 है, H3N2 या कोई और वेरिएंट है। तो आपको रेस्ट करना है, प्रॉपर आपको डाइट अच्छी रखनी है। दूसरी चीज़ ये है कि बेसिकली अगर आपका बुखार लंबा जा रहा है, तो उस कंडीशन में कभी कभी आपको एंटीबायोटिक्स की आवश्यकता पड़ सकती है। वो केवल आपको चिकित्सक के मार्गदर्शन के हिसाब से ही आपको लेनी है। सर, इसका संक्रमण क्या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है? जी, इन्फ्लुएंजा का संक्रमण जो होता है वो कोविड की तरह ही होता है, ड्रॉपलेट फॉर्म में होता है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में खांसने से, छींकने से, कई बार बात करने से भी फैल जाता है। बिल्कुल। और जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की हम चर्चा करते हैं, जो पिछले 2-3 सालों से हमने लगातार अपनाया हुआ था, और शायद यही रीज़न था कि उस समय में इन्फ्लुएंजा के केसेस उतने देखने को नहीं मिले, तो हमें वही बिहेवियर दोबारा से अपनाना है। मास्क पहनना है, थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग रखनी, स्पेशली अगर आपको सिम्टम्स हैं, आप देख रहे हैं कोई व्यक्ति आपके घर में या आपके जहाँ आपके वर्किंग प्लेस पे अगर कोई इन्फेक्टेड है, तो प्रॉपर आपको प्रिकॉशन रखने हैं।
साथ ही साथ आपको हैंड वॉश, सैनिटाइजेशन और बाकी जो भी हम चीज़ें हम शुरू से 2-3 साल से फॉलो कर रहे थे उन्हें हमें जारी रखना है। बिल्कुल सर, आपने प्रिकॉशंस के बारे में बताया। दर्शकों, अब हम डाइटिशियन से जुड़ते हैं। हमारे साथ समरा जी जुड़ेंगी जो कि हमें बताएंगी खान पान का ख्याल हमें कैसा रखना चाहिए जब हम किसी वायरस से इन्फेक्टेड हो जाते हैं, तो खान पान विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये जुड़ते हैं और समरा जी से बात करते हैं। समरा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि कैसी डाइट रखनी चाहिए, क्योंकि जब वायरल इन्फेक्शन होता है तो शरीर काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, तो खान पान का कैसे ख्याल रखना चाहिए? जी, खान पान का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाता है, बिकॉज उस टाइम पे हमारी इम्यूनिटी के साथ साथ हमारी पाचन क्रिया वगैरह जो भी है वो सब बहुत स्लो डाउन हो जाती है जी। और बॉडी प्रॉपर्ली हमारे कोई भी न्यूट्रिशन को, या जो न्यूट्रिएंट्स हम ले रहे हैं उसको अब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। तो हम ऐसी चीजें खाएं जिससे हम वो पचाने में बहुत आसानी हो, यानी कि सूप्स वगैरह का आप इनटेक अच्छा रखें। आप जितने भी फ्लूइड्स वगैरह हैं, यानी पीने वाली जो चीजें हैं, क्योंकि हाइड्रेशन का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें पानी की कमी बहुत ज्यादा हो जाती है इस टाइम पे। जी। तो सूप हैं, आप इस टाइम पे सूप लें। आप चाहें तो अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप सब्जियों के सूप बना के ले सकते हैं, दाल के सूप ले सकते हैं, दलिए में दाल मिला के उसको लिक्विड के फॉर्म में आप ले सकते हैं, या आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप चिकन का सूप ले सकते हैं। इस तरीके से आप अपनी इन चीजों को डाइट में ऐड करें। उसके अलावा आपका जो आपका नॉर्मली क्या होता है कि आपको थ्रोट इन्फेक्शन होता है तो निगलने में भी तकलीफ होती है, तो कोशिश करें कि ठंडी चीजों को परहेज करें, वही गर्म चीजें खाएं और जो आसानी से डाइजेस्ट हो जाए, जैसे कि चावल है वो आसानी से हो जाते हैं, फुली है तो फुली ले सकते हैं। यदि आपको कफ वगैरह नहीं बन रहा है तो दूध की चीजों का सेवन आप कर सकते हैं बाद। उसके अलावा आप इन चीजों के अलावा जो है कोशिश करें कि आप जो भी मीठी चीज वगैरह है, क्योंकि एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो आप गुड़ ले सकते हैं। बिल्कुल। शरबत वगैरह का तो इतना ध्यान नहीं है, लेकिन शहद है, गर्म पानी में शहद ले सकते हैं, ये चीज है। इसके साथ साथ हमारी इम्यूनिटी को हमें बूस्ट करना है, तो जितनी भी विटामिन सी वाली चीजें होती हैं जी, तो हमें वो अपनी डाइट में जरूर ऐड करनी है। तो विटामिन सी वाली जो जितनी भी चीजें होती हैं वो खट्टी होती हैं, सिट्रस फ्रूट्स होते हैं। तो अगर जैसे आपकी गले में तकलीफ है या आपको इरिटेशन हो रही है तो आप नींबू वगैरह तो नहीं ले पाते, इसलिए ताजी बनी हुई हरी चटनियाँ ले लें। बिल्कुल। धनिया पुदीने की चटनी बहुत अच्छा सोर्स है, हरी मिर्च बहुत अच्छा सोर्स है, कैप्सिकम जो होता है आपका, शिमला मिर्ची, वो बहुत अच्छा सोर्स है, अमरूद आपका बहुत अच्छा सोर्स है। तो आपके अंदर की इम्यूनिटी को बूस्ट करने में ये आपकी हेल्प करेगा। बिल्कुल मैम, बिल्कुल समरा जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और डाइट का हमें कैसे ध्यान रखना चाहिए ये बताया। खासकर जब वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, शरीर कमज़ोर हो जाता है, तो हमें खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद समरा जी। और आज हम विशेष जो चर्चा कर रहे हैं इन्फ्लुएंजा संक्रमण के बारे में, हमारे साथ डॉक्टर विकास मिश्रा जी हैं। विकास जी, हम बात कर रहे थे और जानकारी आपसे प्राप्त करना चाहेंगे। ये एक जो भ्रम है कि थर्ड वैक्सीनेशन हो गया है कोविड का तो कोई वायरल इन्फेक्शन नहीं होगा, लोगों में ये एक भ्रम है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, कोविड एक अलग तरह का वायरस है और उसके लिए जो वैक्सीन डेवलप की हुई है वो वैक्सीन इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन नहीं देती है जी। इवन इन्फ्लुएंजा वायरस में भी जैसा मैंने आपको बताया कि ये हर बार हर सीज़न में अपना स्वरूप बदल लेता है, इसलिए WHO कुछ वैक्सीन डेवलपर के साथ में मिलके हर बार कोशिश ये करती है कि लेटेस्ट जो स्ट्रेन्स हैं जो कम्युनिटी में स्प्रेड हुए हैं उन स्ट्रेन्स से वैक्सीन बनाएं। तो हमें इन्फ्लुएंजा से बचने के लिए हर बार एनुअली हमें ये नई जो भी वैक्सीन इन्फ्लुएंजा की आती है वो लगवाना चाहिए। इफिकेसी अच्छी होती है। 4 वायरस ट्राईवेलेंट और क्वाड्रीवेलेंट वैक्सीन इसमें आती हैं। क्वाड्रीवेलेंट वैक्सीन हमारे यहाँ भी मार्केट में पब्लिकली अवेलेबल है, सालाना हमें लगवानी चाहिए। इससे एक चीज़ ये होगी कि हो सकता है कि आपको इन्फेक्शन तो हो जाए लेकिन सीवियरिटी नहीं होगी, आपको गंभीर नहीं होगे, आपको अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये तो तय। बिल्कुल सर। सर, किन लोगों को विशेषकर ध्यान रखना चाहिए, सावधान रहना चाहिए इन वायरस से? जी देखिए, प्रिकॉशन सभी को लेने हैं, लेकिन कुछ एक वल्नरेबल पॉपुलेशन होती है जिसको हम कहते हैं, जैसे छोटे बच्चे हुए, 5 साल के नीचे के बच्चे हैं, 60-65 ईयर्स से ज़्यादा एज के अगर कोई पर्सनस हैं, कुछ डायबिटिक, इम्यूनो कम्प्रोमाइज़, मैलिग्नेंसी या कैंसर के पेशेंट्स हैं जी, तो किडनी डिसीज़ के, हार्ट डिसीज़ के पेशेंट हैं। इन ऐसे जो पेशेंट्स हैं उनको एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेना चाहिए, क्योंकि इनमें जब इन्फेक्शन होगा तो ये हो सकता है कि लक्षणों की जो तीव्रता है उसको ये उतना सहन ना कर पाएँ।
तो इनको विशेष रूप से हमें प्रोटेक्ट करना है। बिल्कुल सर, स्कूल जा रहे हैं बच्चे और पब्लिक एरियाज़ में जैसा कि हमें पता है संक्रमण फैलता है, तो क्या सावधानियां बरतना चाहिए खासकर बच्चों को स्कूल जाते वक्त या कॉलेज जाते वक्त? देखिए, पहले तो मैं ये कहूँगा कि अगर घर पे आप देख रहे हैं किसी बच्चे को एक्टिव फ्लू के इन्फेक्शन या उसके लक्षण दिख रहे हैं, तो कोशिश ये करें कि उनको 2-3 दिन, जब तक कि वायरस जो होता है उसकी इन्फेक्टिविटी होती है जी, जब तक कि वो एक से दूसरे में फैला सकता है, तब तक आप स्कूल जो है ऑफ कराएं। 2-3 दिन उनको घर पर ही रेस्ट करने दें। स्कूल में भी ये देखें कि कोई बच्चे अगर उनको लक्षण अगर एक्टिवली लग रहे हैं तो उनको एटलीस्ट मास्क का उपयोग करें। और ऐसे विशेष परेशानी की बात नहीं है। बहुत छोटे बच्चों के लिए ज़रूर ये है कि उनको अतिरिक्त प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता है। बिल्कुल सर, इम्यूनिटी की अगर बात करें तो इम्यूनिटी अगर अच्छी होती है तो संक्रमण की संभावनाएं वैसे ही कम हो जाती है, तो इम्यूनिटी को बूस्ट रखने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, ये वायरस के अगेंस्ट में इम्यूनिटी एक डिफरेंट टाइप की इम्यूनिटी होती है जो बेसिकली वैक्सीनेशन से आती है या पहले से वायरस इन्फेक्शन से आती है। बाकी अगर आप जनरल सामान्य रूप से शारीरिक जो है हेल्थ की बात अगर आप कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको विटामिन सप्लीमेंट्स, न्यूट्रिएंट्स, अच्छा पानी पीना, रेस्ट करना, ये वायरस इन्फेक्शन के दौरान बहुत आवश्यक हो जाता है। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छे से बताया सर इन्फ्लुएंजा वायरस के कारणों के बारे में, लक्षण के बारे में और किस प्रकार से हमें प्रिकॉशन लेना चाहिए। हमने डाइट के बारे में भी आपको बताया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों की दी। दर्शकों, आज हम बात करेंगे वर्ल्ड स्लीपिंग डे के बारे में भी, और आपको बता दें कि मार्च के तीसरे सप्ताह में ये वर्ल्ड स्लीपिंग डे मनाया जाता है। तो आज इस पर ही विशेष चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी जी, जो कि मनोचिकित्सक हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे आज के इस कार्यक्रम में। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी सर। दर्शकों, आपको पता है कि नींद बहुत महत्वपूर्ण है और अगर नींद पूरी नहीं होती है तो हमारा कार्य भी उतना अच्छा नहीं हो पाता है, और अनिद्रा के कई अनेक कारण भी हैं। आइए जानते हैं कारण, लक्षण और उपचार सभी के बारे में बात करेंगे सत्यकांत सर से। सर, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे निद्रा क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, जो नींद है वो हमारा एक प्राकृतिक बिहेवियर है। जैसे हृदय की हमारी धड़कन चलती है, किडनी हमारी काम करती है, वैसे ही नींद एक प्राकृतिक व्यवहार है जो कि जिसका मुख्य काम होता है एनर्जी रिस्टोरेशन। एक जैसे मशीन होती है, वो सामान्य भाषा में समझे तो थक जाती है। हम मशीन को बोलते हैं कि थोड़ी देर बंद कर दो, वो ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उसकी इफिशियंसी ड्रॉप होगी। तो यहाँ पर नींद का महत्व ये होता है कि हमारी पूरी बॉडी जो होती है वो रिजनरेट होती है, ब्रेन की फंक्शनिंग बढ़ती है। ना केवल ब्रेन की फंक्शनिंग बल्कि हार्ट, किडनी के फंक्शन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस समय आप देखिए, जो अचानक आप सुनते हैं कि हार्ट अटैक की घटना हो गई, वो यंग लड़का था, उसको ऐसे कैसे हो गया, वो तो बड़ा फिटनेस फ्रीक था, फिर उसको कैसे हो गया, उनमें कहीं ना कहीं स्लीप डिस्टर्बेंसेस भी देखे जा रहे हैं। और पोस्ट कोविड अनिद्रा की समस्याओं में लगभग 60 to 70% का राइज है। इस समय हम लोग ऐसा कह रहे हैं कि आपने अगर नींद की समस्या के बारे में किसी से नहीं पूछा तभी उसको नींद की प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने पूछ लिया तो डेफिनेटली बताएगा कि या तो उसकी नींद की घंटों में कमी आई है, अगर घंटों में कमी नहीं है तो उसकी गुणवत्ता में कमी है। गुणवत्ता से मेरा आशय है कि लोग कहेंगे कि मैं सर सोया तो 6-7 घंटे बट फ्रेश महसूस नहीं हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही आपने कि नहीं सोने से हमें बहुत फ्रेशनेस महसूस नहीं होती और हमारा जो 100% वर्क एफिशिएंसी होती है वो हम नहीं प्रस्तुत कर पाते हैं। अनिद्रा के कई लक्षण होते हैं सर, कब हम समझे कि हम अनिद्रा से ग्रस्त हो चुके हैं? देखिए, सबसे पहले तो इसका इंडिकेटर होता है कि आप अपना 5 साल पहले जो स्लीप साइकिल था उसको अभी से कंपेयर कीजिए। क्या आप पहले से कम सो रहे हैं? आपका जो स्लीप टाइम है वो कितना हो रहा है? आमतौर पे देखिए, जब से फ्री इंटरनेट और मोबाइल का यूज़ बढ़ा है तो हर इंसान का जो स्लीप का सोने जाने का टाइम है वो लगभग 1.5 घंटे से 3 घंटे के आसपास डिले हो गया है। जो इंसान आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले 9 बजे से 10 बजे सो रहा था, वो कम से कम 11 से 12 बजे सो रहा है। दूसरा, जो हमारा जो कम्युनिकेशन है वो ओवरऑल बढ़ गया है। पहले 10 से 15 साल, 20 साल पहले हम 4-5 बजे कटना शुरू हो जाते थे दूसरे लोगों से, फिर एक्सक्लूसिवली फैमिली मेंबर्स के साथ में रहते थे, फिर हम डिनर करते थे और सो जाते थे। लेकिन व्हाट्सएप की वजह से, दूसरे जो कम्युनिकेटिंग चैनल है उनकी वजह से हमारा संवाद बढ़ता जा रहा है, इंफॉर्मेशन बर्डन बढ़ता जा रहा है, हमें कुछ ना कुछ नई इंफॉर्मेशन मिलती चली जा रही हैं। साथ ही साथ जो हमें हमारे अंदर आपाधापी की वजह से जो अकेलापन बढ़ रहा है, उसकी वजह से स्क्रीन का यूज़ बढ़ रहा है
और हमारी साइकोलॉजी पे कब्जा करने के लिए, हमें इंटरनेट का कस्टमर बनाने के लिए और छोटे छोटे सेगमेंट में जा रहे हैं। पहले 30 मिनट का वीडियो बनता था, 20 मिनट का बनता था, अब रील्स का जमाना है, 15 सेकंड का है। हमारे हर अटेंशन को चोरी किए जाने की साजिश चल रही है, जिसकी वजह से जो नींद है वो काफी डिले होती चली जा रही है। तो आपने पूछा कि अनिद्रा में हम कैसे महसूस करें, नींद के घंटों में कमी। सुबह उठने के बाद अगर आप स्फूर्ति महसूस नहीं कर रहे हैं, आपका फोकस, कंसंट्रेशन, अटेंशन डिस्टर्ब है, छोटी छोटी चीज़ें भूल रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं, जहां पर आपको नहीं झुंझलाते थे वहां पर आपकी झुंझलाहट शुरू हो गई है, कई बार आपने नशे का सेवन शुरू कर दिया है, आपके रिश्ते खराब हो रहे हैं, तो कई बार कोर में अनिद्रा उसका कॉज हो सकता है। और अगर हम ईमानदारी से इवेलुएट करते हैं तो बहुत सारी समस्याएं हमारी नींद की जो हैबिट हैं उसमें देखी जा सकती हैं। बीच में नींद का टूटना भी, बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, बोलते हैं कि सर नींद में जाता हूं, सो जाता हूं, लेकिन 2 घंटे के बाद मेरी नींद खुल जाती है, फिर कुछ देर सोता हूं, फ्रेगमेंटेड स्लीप हो जाती है। कुछ लोगों की, जैसे डिप्रेशन में एक मानसिक विकार है, उसका लाक्षणिक गुण है कि टर्मिनल इंसोम्निया होता है। इसका मतलब ये होता है कि हम सोए और तड़के 3-4 बजे नींद खुल गई, फिर इसके बाद नींद नहीं आई। तो नींद के घंटों में कमी, गुणवत्ता में कमी, व्यवहारिक बदलाव आए तो आप समझ सकते हैं कि आप कहीं ना कहीं अनिद्रा से ग्रसित हो रहे हैं। और अनिद्रा प्योर भी हो सकती है, जिसे हम सामान्य भाषा में प्राइमरी इंसोम्निया कहते हैं, और कई बार सेकेंडरी डिसऑर्डर्स की वजह से भी हो सकती है, जैसे आपको डिप्रेशन है, एंजाइटी है, सिजोफ्रेनिया है, सब्सटेंस अब्यूज है, या कोई स्ट्रेस चल रहा है जिसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। कई बार मास लीजन है, हमारे ब्रेन में कुछ समस्याएं हैं और लंबी शारीरिक समस्याएं चल रही हैं, हृदय रोग है, किडनी रोग है, उनकी वजह से भी अनिद्रा हो सकती है। जी सर, गहरी निद्रा से क्या तात्पर्य है? आपने बीच में गहरी निद्रा की बात की थी, क्या है गहरी निद्रा? देखिए, गहरी निद्रा को हम सामान्य भाषा में समझ सकते हैं कि जहां पर हमें सो करके हम उठे और अगर हमें फ्रेश महसूस हो रहा है, हमें ऐसा लगा कि हम तरोताज़ा हैं, हमारी इफिशियंसी बढ़ी है और नींद एक फ्रूटफुल एक्ट रहा मेरे लिए, वो गहरी निद्रा का सबसे बड़ा संकेत होता है। कई बार लोग इसमें ये इंक्लूड करते हैं कि सपने आ रहे हैं तो डीप स्लीप है, सपने नहीं आ रहे हैं तो डीप स्लीप नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। सपनों का आना ये गारंटी नहीं है कि आपकी गहरी नींद, जिसको व्यवहारिक रूप से हम कह सकते हैं, वो है। कई बार सपने आना नॉर्मल भी हो सकता है, कई बार स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है, लेकिन गहरी नींद का डेफिनेशन हम पर्टिकुलर कह नहीं सकते कि अगर आपको सपने आ रहे हैं तभी आपको गहरी नींद आई है। गहरी नींद से सीधा सीधा आशय आपकी फ्रेशनेस से है, उसकी गुणवत्ता से है। बिल्कुल सही बात है सर। हमारे साथ विकास सर भी हैं। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, कई बार जो गहरी निद्रा होती है उसमें घर्राटे हम लोग सुनते हैं, उस घर्राटों से क्या तात्पर्य है, ये क्यों होते हैं सर? देखिए, जो आप खर्राटे की बात कर रहे हैं, स्नोरिंग जिसको कहते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। एक्चुअली पहले तो मैं ये कहूँगा, ये बहुत ही अंडर डायग्नोस्ड एक बीमारी है। बिल्कुल। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस बात से अवेयर ही नहीं है कि उनके खर्राटे जो हैं बेसिकली एक डिसीज़ होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सिंड्रोम। ये उसकी तरफ इशारा करता है, उसके लक्षण। जैसे कुछ लोग मोटे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा मोटापा होता है, गर्दन जो है उनकी छोटी होती है, शॉर्ट नेक होती है, गर्दन के चारों तरफ फैट काफ़ी होता है। तो ऐसे लोगों में क्या होता है कि जब वो सुपाइन, यानी कि जब वो सीधा सोते हैं, तो ड्यूरिंग REM स्लीप जब हाइपोटोनिया होता है तो उनका मतलब मसल्स की टोन चली जाती है, तो उनकी सांस की जो नली है, जिसको ट्रैकिया बोलते हैं, वो कंपैरेटिवली रिलैक्स होकर कोलैप्स हो जाती है। ऐसे में जब हवा अंदर जाती है तो वो एक टर्बुलेंस के साथ में अंदर जाती है, जो खर्राटे के रूप में बाहर सुनाई देता है। बिल्कुल सर। तो इस तरह की जो खर्राटे की बीमारी है, ऐसे लोगों में क्या होता है कि नींद पूरी नहीं होती है, उनका बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी कि उपापचय जो है वो कम हो जाता है, उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन भी अगर ऐसे समय में आप मेज़र करेंगे तो आपको कम मिलेगा। बिल्कुल। दूसरा, जब सुबह ही उठते हैं तो इनको एक सर दर्द बना रहता है, इनको एक रिफ्रेशमेंट नहीं लगता कि इनको उतनी अच्छी नींद है, और इनको डे टाइम सोमनोलेंस, जिसको कहते हैं कि दिन में इनको झपकी आना या नैपिंग होना, टीवी देखते हुए झपकी आना, बैठे बैठे झपकी आना, कई बार तो इतना होता है कि ड्राइव करते करते भी झपकी आ जाती है। तो ऐसे लोगों के लिए मेरी सलाह ये है कि आप, आपकी एक स्लीप स्टडी होती है, नींद की स्टडी होती है, जगह जगह पे अच्छी जगहों पे ये स्लीप लैब की सुविधा उपलब्ध है, वहाँ पे आप अपनी स्लीप स्टडी करा सकते हैं जी। और अगर आपको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की बीमारी पता चलती है तो उसके लिए हमें एक बाईपेप या सीपेप जिसको कहते हैं, एक मशीन होती है, वो लगाने से इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, बहुत आराम मिलता है, और आगे आने वाले इसके कॉम्प्लिकेशन जो होते हैं OSA के, उनसे भी आप बच सकते हैं। जी सर, इसका उपचार और क्या हो सकता है? आपने बताया स्टडी कर सकते हैं, इसके अलावा कोई उपचार? दूसरा,
देखिए, अगर आपको स्लीप स्टडी में ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया आया है तो उपचार तो आपको सीपेप जो मशीन है उसका उपयोग करना पड़ेगा। जी सर। दूसरा ये है कि समहाउ अगर आप नहीं सुविधा उपलब्ध है, आप नहीं, मशीन थोड़ा महंगी आती है, तो सबसे पहले ये है कि आप एक अपना डॉक्टर को दिखा के पहले आप इसका कारण जानने की कोशिश करें। कई सारे कारण होते हैं, कुछ लोगों को थायराइड डिसीज़ होता है, कुछ लोगों को डायबिटीज़ भी होता है, कुछ लोगों को कुछ एल्कोहलिक लोग होते हैं, तो ये इस चीज़ को और ज़्यादा बढ़ाते हैं। तो नशे, अल्कोहल को आपको छोड़ना पड़ेगा। दूसरा, आपको अपना वजन जो है उसको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। कुछ स्लीप के लिए स्पेशल एक्सरसाइज भी होती हैं जी सर, कराटे के लिए, वो आपको करनी पड़ेगी। आप वजन कम करेंगे तो हो सकता है कि आपको कुछ हद तक इससे छुटकारा मिले। बिल्कुल विकास जी, आपने बहुत अच्छे से बताया। हमारे साथ सत्यप्रकाश जी हैं। सत्यप्रकाश जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आजकल एक वर्कहॉलिक होने का भी कल्चर है, और जैसा कि आप बता रहे थे कि व्हाट्सएप और मोबाइल में हमारा ऑफिस समेट के घर पर भी आ जाता है, जिसमें हम रात में भी काम कर सकते हैं, और रात में काम करने का भी बहुत कल्चर है जो कि नाइट शिफ्ट कहा जाता है। तो ऐसे कई रोगी आपके पास आते होंगे क्योंकि वे नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, तो उनकी दिनचर्या जो है वो काफ़ी प्रभावित होती है और आगे के जो उनके स्वास्थ्य पर काफ़ी असर पड़ता है। तो आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर जो शिफ्ट वर्किंग है वो अपने आप में नींद को खराब करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। समस्या इस बात की होती है कि सर, कुछ लोग हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़े हैं। हाँ जी, हम इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रदीप साहू जी हैं। स्वागत है सर आपका। जी जी जी, आप गुड अपना आफ्टरनून प्रश्न पूछ एवरीवन। सकते हैं। जी सर। जी नमस्कार। मेरा दोनों डॉक्टर से प्रश्न है, एक इन्फ्लुएंजा से और दूसरा स्लीपिंग पर है। डॉक्टर साहब ये बताइए कि एक जो होता है वायरल इन्फ्लुएंजा होता है, वायरस से होने वाला इन्फ्लुएंजा, और दूसरा होता है बैक्टीरिया से होने वाला इन्फ्लुएंजा, सो कॉल्ड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। दोनों के सिम्टम्स में क्या फर्क होता है, एक तो ये बात बताइए, और दूसरी बात ये बताइए कि उनके लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में क्या फर्क है दोनों के। एक प्रश्न तो ये इन्फ्लुएंजा पर हो गया, ठीक है ना। तो पहले इसका जवाब ले लें। स्लीपिंग पर है, एक मिनट, स्लीपिंग पर है। जी, सोते दोनों प्रश्न समय लिखते हैं। के बीएमआर और जागते समय के बेसल मेटाबॉलिक रेट में क्या फर्क होता है, और दोनों अवस्थाओं में हार्मोनल सिक्रेशंस में क्या फर्क आता है, बताइए प्लीज। बिल्कुल सर, विकास जी आप सर आपसे पहले आपका जो इन्फ्लुएंजा वाला सवाल था, ये दोनों इंटायरली डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, इंटायरली डिफरेंट डिसीज है जी, है ना। जो इन्फ्लुएंजा वायरस जो होता है ये किसी भी एज में, किसी भी ज्योग्राफी में कहीं पे भी अफेक्ट कर सकता है। इन्फ्लुएंजा एक वायरस है, एच इन्फ्लुएंजा एक बैक्टीरिया है जो सामान्यतः एल्डरली लोगों में, 60 या उससे ऊपर के लोगों में ये निमोनिया देखा जाता है। तो फ्लू जो है एक संक्रमण है, इसमें वायरल निमोनिया होने की, यानी कि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने की संभावनाएं ना के बराबर होती हैं। यही रीज़न है कि ये खतरनाक नहीं होता, लीथल नहीं होता, कुछ समय के बाद ये अपने आप सबसाइड हो जाता है। तो ये एक वायरल इन्फेक्शन है, वायरल डिसीज है। एच इन्फ्लुएंजा बैक्टीरियल निमोनिया है, इसमें हमें एंटीबायोटिक्स की आवश्यकता पड़ती है, रेस्ट लेना पड़ता है, और कभी कभी अगर डायग्नोसिस एच इन्फ्लुएंजा का हो जाता है और हमें एक्सरे में और पेशेंट की ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होता है तो हॉस्पिटलाइजेशन भी कराना पड़ता है। बिल्कुल, क्योंकि वायरल डिसीजेज में हमें एंटीबायोटिक्स की सामान्यतः जरूरत नहीं पड़ती, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से ही इसमें काफ़ी आराम हो जाता है और ठीक हो जाती है। बिल्कुल जी सर, बहुत अच्छे से आपने बताया। हमारे साथ सत्यप्रकाश जी हैं। सत्यप्रकाश जी, दूसरा प्रश्न आपसे था, निद्रा से जुड़ा हुआ है। जी, दूसरे प्रश्न के लिए मैं कहना चाहूँगा कि निश्चित तौर पर जो नींद है उसका नींद का बेसिक मेटाबॉलिक रेट पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव है। और आपने बात करी हार्मोन के लेवल की, तो स्पेशली मैं आपको बता दूं कि जो हमारा स्लीप साइकिल है वो सार्केडियन रिदम से जुड़ा हुआ होता है, और हर हार्मोन का जो सिक्रीशन है, जैसे स्पेशली हम ग्रोथ हार्मोन की बात करें, टेस्टोस्टेरोन के हार्मोन की बात करें, सेक्स स्टेरॉइड्स की बात करें, तो इनके लेवल बेहतर मेंटेन होने के लिए एक अच्छी नींद आवश्यक है। जिन लोगों का नींद निद्रा चक्र खराब होता है उनमें हार्मोनल इम्बैलेंस की संभावना काफ़ी हो जाती है। आप इस समय महिलाओं में एक ट्रेंड देख रहे होंगे, या एपिडेमिक सा मैं कह सकता हूं आ रहा है, पीसीओडी करके एक समस्या आ रही है, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है फॉल्टी लाइफ स्टाइल और कम से कम नींद, ओबेसिटी का बढ़ना। तो निश्चित तौर पर अगर हम प्रॉपर स्लीप साइकिल नहीं होगी तो हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, बेसिक मेटाबॉलिक रेट प्रभावित होगा, हाइपरटेंशन के काफ़ी केसेस बढ़ रहे हैं, और कम नींद की वजह से ओबेसिटी भी बढ़ती है। और ओबेसिटी अपने आप में एक डिक्लेयर्ड बीमारी है, जिसकी वजह से फर्दर जो हार्मोनल डिस्टर्बेंस हैं, बॉडी में मेटाबॉलिक चेंजेस हैं, वो बढ़ते चले जाते हैं। तो अनिद्रा से शुरुआत होगी और वो किस साइकिल में जाएगी काफ़ी गंभीर रूप ले सकता है। तो अपने हार्मोन के लेवल बढ़िया रखने के लिए, न्यूरोट्रांसमीटर लेवल बढ़िया रखने के लिए, बीएमआर बढ़िया रखने के लिए नींद बेहद आवश्यक है। कम से कम 7 से 9 घंटे की अगर आप
का नाइट शिफ्ट वर्क नहीं है तो 7 से 9 घंटे की जो नेचुरल रात के समय की नींद है उसको लेने की ज़रूर कोशिश करें। और ये एसेंशियल पार्ट मानिए। जो इस बार की थीम है वो यही है कि स्लीप इज़ रिक्वायर्ड फॉर हेल्थ। हमने स्लीप को कॉम्प्रोमाइज मान रखा है कि हम कम स्लीप लेंगे चल जाएगा, बट इट इज़ नॉट एट ऑल ओके। नींद का उतना ही ध्यान रखिए जितना आप अपनी अन्य शारीरिक क्रियाओं का ध्यान रखते हैं। बिल्कुल सत्य प्रकाश जी, आपने बहुत अच्छे से समझाया कि हमें नींद का बहुत ध्यान रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विकास मिश्रा जी, डॉक्टर सत्य प्रकाश जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी। दर्शकों, सफ़र करना भी हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है और जब हम यात्रा करते हैं तो हमारा जो माइंड होता है काफ़ी रिफ़्रेश हो जाता है। तो आइए लेकर चलते हैं आपको सैर पर। रायसेन नगर को हिंदू शासक रायसिंह ने वर्ष 1143 में बसाया था। इस शहर के बारे में ऐसी मान्यता है कि राजा रायसिंह ने इस शहर को अपनी सेना के विश्राम गृह के रूप में विकसित किया था। समय के साथ साथ यहाँ बसाहट बढ़ती गई और यहाँ बसने वाले लोग इसे रायसेन के नाम से पुकारने लगे और धीरे धीरे ये नाम प्रचलन में आ गया और तभी से इस शहर का नाम रायसेन पड़ा। मध्य प्रदेश की राजधानी से 43 किलोमीटर बस यात्रा करने के बाद जैसे ही रायसेन की सीमा में प्रवेश करते हैं तो हमें सबसे पहले मुस्लिम संत हजरत मीर फतेहुल्लाह शाह बाबा की दरगाह के दर्शन होते हैं। यहाँ अंकित फारसी भाषा के शिलालेख दिखाई पड़ते हैं जिनमें शेरशाह सूरी, औरंगजेब और इस दरगाह के इतिहास के बारे में लिखा हुआ है। इस दरगाह के बारे में इतिहास जो है तारीख फरिश्ता में सिर्फ इतना मिलता है कि 800 साल पहले आप यहाँ तशरीफ़ लाए। इस पावन पवित्र दरगाह पर जो कोई आता है उसकी सभी मुरादें पूरी होती हैं। यहाँ पर दूर दूर से लोग आकर मन्नत मांगा करते हैं। यही एकमात्र दरगाह है जो क्षेत्रफल की दृष्टि में देश की हर दरगाह से बड़ी है। दरगाह के अंदर मक्का मदीना से लाए गए 5 शाखाओं वाले खजूर के पेड़ को बहुत खास माना जाता है। इस दरगाह से जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो बरबसी हमारी नजरें काय पहाड़ पर जा टिकती हैं जिस पर एक विशाल काय किला दिखाई पड़ता है। और जब हम रायसेन आए हैं तो बिना इस किले को देखे आगे बढ़ना बेमानी सा लगता है। लगभग 570 फीट ऊंचाई पर स्थित इस किले पर पहुंचना कोई रोमांचकारी यात्रा से कम नहीं होता। एक स्थान तक वाहन से जाने के बाद 90% की यात्रा पैदल ही करना पड़ती है। बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे दरवाजे और चौड़े चौड़े पाट और ऊंची ऊंची पत्थरों की सीढ़ियां हमें इतिहास के पन्नों में लिखी एक एक बात को याद दिलाते हुए जान पड़ते हैं। ऊपर पहुंचने पर हमें एक विशालकाय छत विकसित खंडित सा किला दिखाई पड़ता है। ये किला एक बहुत बड़ी पहाड़ी के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ का शिव मंदिर अत्यंत भव्य और काफी बड़े क्षेत्र में बना हुआ है। भले ही आज यहाँ पूजा पाठ नहीं होता है, मगर अंदर जाने पर एक सुखद अनुभूति का एहसास होता है। यहाँ का एक एक खंबा और उस पर टिकी दीवारें अपने अतीत की दास्तां को खुद ब खुद कहते से प्रतीत होते हैं। जैसे ही किले के मुख्य प्रांगण में प्रवेश करते हैं तो हमें यहाँ कई सारी बावड़ियाँ देखने को मिलती हैं। बरसात के दिनों में पानी का भंडारण इन बावड़ियों में किया जाता था और साल भर इसी पानी से कामकाज पूरे किए जाते थे। इतनी ऊंचाई पर जल प्रबंधन का इससे अच्छा उदाहरण भला और क्या हो सकता है। हमारा यात्रा का सेगमेंट जिसमें हम आपको सफ़र कराने ले जाते हैं एक विशेष जगह की। दर्शकों, शिक्षा का अधिकार भी सभी के लिए महत्वपूर्ण है और
पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, एक बहुत अच्छी कहावत है। और शिक्षा का अधिकार पे आज हम बात करने जा रहे हैं, जिसके लिए विषय विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ स्टूडियो में हैं श्री आशीष भारती जी, जो कि स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं आरटी राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल से। बहुत बहुत स्वागत है आशीष सर आपका हमारे आज के कार्यक्रम में। सर, शिक्षा की बात कर रहे हैं, शिक्षा महत्वपूर्ण अंग है समाज का। शिक्षा क्यों महत्वपूर्ण है और सभी के लिए शिक्षा किस प्रकार संभव हुआ है और शासन क्या कुछ कर रहा है? जैसे कि आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, शिक्षा मेरी नज़र में जहाँ तक देखा जाए तो शिक्षा एक मानसिक भोजन है, और दूसरा सबसे बड़ा शिक्षा का जो फ़ायदा है वो ये है कि शिक्षा जो है भविष्य का इन्वेस्टमेंट है। जिस प्रकार से हम अपना इन्वेस्टमेंट, वित्तीय इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसी प्रकार से हम अपने भविष्य के लिए अगर शिक्षा में इन्वेस्टमेंट करें तो निश्चित ही न केवल व्यक्तित्व का विकास होता है, अपितु पूरा समाज और पूरा देश कहीं न कहीं आगे बढ़ता है। जी बिल्कुल सर। शिक्षा का अधिकार अधिनियम बनाया गया है, इस अधिनियम के बारे में भी जानना चाहेंगे विस्तार से सर। देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एक ऐसा अधिनियम है जिसके माध्यम से भारत सरकार द्वारा सभी बच्चों को शिक्षा की निःशुल्क सुविधा प्रदान की गई, जो कि 6 से 14 वर्ष के दायरे में आते हैं। और न केवल बच्चों को निःशुल्क सुविधाएं प्रदान की गई, अपितु इस प्रकार की व्यवस्थाएं भी की गई कि अगर उनके आसपास कोई स्कूल नहीं है तो वहां पर स्कूल खोले गए, और अधिक से अधिक बच्चों को, जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, उन सभी बच्चों को शिक्षा के अधिकार अधिनियम के दायरे में लाया गया और उन्हें शिक्षा से जोड़ने का संपूर्ण प्रयास किया गया है। बिल्कुल जी सर, आपने बहुत अच्छे से बताया कि कैसे अधिनियम की गठन हुआ। सर, हर अभिभावक की इच्छा होती है कि अच्छे स्कूल में वे अपने बच्चे को पढ़ाएं, चाहे वे निम्न वर्ग के भी हों। तो प्रक्रिया क्या रहती है, लोगों को कैसे पता चलता है कि स्कूल में आरटी के अंतर्गत उनके बच्चे एडमिशन ले सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा रितिका जी आपने। ये प्रश्न बहुत जायज़ है और सभी लोग इस बारे में बड़े जागरूक होना चाहते हैं कि मेरे बच्चे को किस प्रकार से एक बहुत अच्छे स्कूल में प्रवेश मिले। तो शिक्षा के अधिकार के माध्यम से भारत सरकार द्वारा एक विशेष सुविधा जो शिक्षा के अधिकार के अधिनियम धारा 12(1)(c) में प्रदान की गई है, उसमें कमज़ोर वर्ग और वंचित समूह के बच्चे, कमज़ोर वर्ग से तात्पर्य जो है वो बीपीएल और उससे नीचे के बच्चे, और वंचित समूह से तात्पर्य जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, घुमक्कड़ प्रजाति, वन भूमि पर निवास कर रहे आदिवासी और अन्य लोगों के बच्चों को, एचआईवी प्रभावित बच्चों को इस प्रकार से अशासकीय स्कूलों में जो एक 25% का कोटा प्रदान किया गया है कि कक्षा 1 और उससे पूर्व के जो कक्षाएं हैं उनमें उनको 25% मिनिमम उनका प्रवेश लागू किया गया है। और इस प्रवेश को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अधिनियम में निहित भावनाओं के तहत पूरी तरह अपनाते हुए एक पारदर्शी प्रक्रिया तैयार की गई है। और इसमें हम अभी वर्तमान में भी 13 से 23 मार्च को इस प्रकार की प्रवेश की प्रक्रिया चल रही है। और इस प्रवेश प्रक्रिया में हम ऑनलाइन आवेदन कराते हैं, और उस ऑनलाइन आवेदन में छात्र का जो है मोबाइल नंबर, मोबाइल के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन प्रवेश की प्रक्रिया है, जिसमें कि छात्र अपना दर्ज करता है और वांछित दस्तावेज जो हैं उसको संलग्न करते हुए, अपना फ़ोटो डालते हुए, छात्र के पेरेंट्स अपना फ़ोटो डालते हैं, और उसके माध्यम से एक निश्चित प्रक्रिया के द्वारा एक लॉटरी की प्रक्रिया होती है, जो केंद्रीकृत लॉटरी प्रक्रिया होती है। और पूरे प्रदेश में एक साथ करीब 25 से 27 हज़ार स्कूलों में इस प्रकार बच्चों को प्रवेश प्रदान किया जाता है। तो इस मध्य प्रदेश सरकार इस कार्य को बहुत संवेदना के साथ कर रही है, पूरी पारदर्शिता के साथ कर रही है जी। और समय समय पर हर वर्ष एक बार वर्ष में
शिक्षा का अधिकार बिल्कुल, अधिनियम के बिल्कुल आशीष जी। तहत गरीब और वंचित जी। समूह के बच्चों का प्रवेश किया जाता है। जी आशीष जी, आपने बहुत अच्छे से बताया कि किस प्रकार से सीट्स ले सकते हैं, लॉटरी सिस्टम होता है। आइए जुड़ते हैं, हमारे साथ स्कूल से हैं, कमला नेहरू स्कूल से हैं निकुंज हिंगोले जी। बहुत बहुत स्वागत है निकुंज जी। नमस्कार। जी निकुंज जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आरटी के अंतर्गत आपके स्कूल में क्या प्रक्रिया रहती है और कितनी सीट्स अवेलेबल रहती हैं? मैम, हमारे यहाँ पे आरटी के अंतर्गत प्रवेशित जो क्लास है नर्सरी होती है, कक्षा नर्सरी, जिसके अंतर्गत हमारे यहाँ जैसे क्लास की स्ट्रेंथ होती है 40, तो उसका 25% जो होता है आरटी के लिए हम लोग खाली रखते हैं। जी। 10 स्टूडेंट के लिए हमारे यहाँ प्रतिवर्ष सीट हम लोग खाली रखते हैं। बिल्कुल जी मैम। बिल्कुल सर। तो इसमें क्या है मैम कि जो बच्चों का जो हमारे स्कूल में चयन होता है लॉटरी के माध्यम से होता है। बच्चे लॉटरी से उनका सिलेक्शन हो जाता है। जी सर। फिर हम उनको यहाँ पे उनके डॉक्यूमेंट्स चेक करके प्रवेश देते हैं और उनका 8 क्लास तक के निःशुल्क यहाँ पे अध्ययन होता है। जी, आपके स्कूल में अभी तक की स्थिति की अगर बात करें तो कितने एडमिशन्स आरटीई के सीट्स के अंतर्गत हो चुके हैं? मैडम, ये है हमारे यहाँ पे टोटल 2011-12 से प्रक्रिया चली हुई है जी। तो 137 बच्चे पढ़ रहे हैं। बिल्कुल, और कक्षा नर्सरी से आपके यहाँ ये सीट्स अवेलेबल रहती हैं और बच्चे आगे पढ़ते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद निकुंज जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी। तो दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं राइट टू एजुकेशन के बारे में और हमारे साथ हैं आशीष जी। आशीष जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ खास सुविधाएं दी जाती हैं, खासकर जब राइट टू एजुकेशन की जो सीट्स पर बच्चे भर्ती होते हैं वे अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, उनको थोड़ी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत रहती है, तो उनके लिए क्या कुछ खास सुविधाएँ होती हैं? देखिए, मैं मानता हूँ कि हर बच्चा यूनिक है और कोई बैकग्राउंड की जहाँ तक बात की जाती है, बैकग्राउंड उस समय जब जो कक्षा नर्सरी और कक्षा प्रथम की बात होती है उस समय बच्चा अपने आप उसका एक परिवेश होता है और उस परिवेश में ही वो ढलता है। इसलिए समानता और असमानता की बात वहाँ पर नहीं होती। बच्चों के बीच में कभी भी आप देखेंगे समानता या असमानता का भाव नहीं रहता, वो एक दूसरे से मिलजुल कर कार्य करते हैं और प्रदेश के स्कूलों में भी इसी प्रकार का माहौल है। हमारे शिक्षा के अधिकार के तहत प्रवेशित जो छात्र हैं वो सामान्य छात्रों की भांति ही अध्ययन करते हैं। सारे अशासकीय स्कूल इस बारे में प्रदेश सरकार को पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं और बच्चे के व्यक्तित्व विकास के लिए उसी प्रकार से प्रयास करते हैं जिस प्रकार से वो फीस जिन बच्चों से ले रहे हैं उनके व्यक्तित्व का विकास हो। बिल्कुल सर, नई शिक्षा नीति के अनुसार स्किल डेवलपमेंट की भी बहुत बात होती है, तो आरटी के अंतर्गत इन छात्रों को क्या कुछ स्पेशल क्लासेस दी जाती है? स्किल डेवलपमेंट का भी क्या विशेष ध्यान रखा जाता है? देखिए, मैं आपसे पुनः दोहरा रहा हूँ कि आरटी के अंतर्गत प्रवेशित बच्चों से किसी अलग प्रकार का व्यवहार नहीं किया जाता जी। आरटी के तहत प्रवेशित बच्चों से उन सामान्य बच्चों की तरह ही व्यवहार किया जाता है, उन सामान्य बच्चों की तरह ही उनको पढ़ाया जाता है जैसा कि अन्य बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो ये जो नई शिक्षा नीति आई है इसमें जब हम स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो स्किल डेवलपमेंट अभी एनसीएफ बन रहा है, बनने की प्रक्रिया में है और पूरी उम्मीद है और पूरा आपसे प्रदेश सरकार की ओर से मैं कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार अन्य बच्चे स्किल डेवलपमेंट का शिक्षण लेंगे उसी प्रकार से आरटी के तहत प्रवेशित बच्चे भी शिक्षण लेंगे, क्योंकि सारे स्कूल हमें इस व्यवस्था में पूरा सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल आशीष जी, आपसे चर्चा जारी रहेगी। दर्शकों, आपको बता दें कि 12 मार्च को हर वर्ष ग्लूकोमा सप्ताह मनाया जाता है और ग्लूकोमा सप्ताह 12 मार्च से 21 मार्च तक आयोजित किया जाता है जिससे लोग जागरूक हो सकें। और जैसा कि हमें पता है कि जो आँखें हैं सबसे नाजुक अंग है हमारे पूरे शरीर का और इसका ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर हम इग्नोर भी करते हैं तो अपनी आँखों को ही करते हैं, क्योंकि आँखों में कुछ परेशानी आती है तो लगता है कि अपने आप ठीक हो जाएगी, लेकिन कभी कभी नज़रअंदाज करना बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। और ग्लूकोमा जैसी बीमारी जिससे हमारी नज़र चली जाती है, हमारी देखने की क्षमता चली जाती है, ऐसी बीमारियां हो जाती हैं। आपको बताना चाहेंगे कि आँखों का ध्यान रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि हमारे किसी भी शरीर के अंग का। और 40 वर्ष की उम्र आते आते तक कई बार देखा गया कि लोगों की आँखों में गंभीर समस्याएं आने लगती हैं और काला मोतिया जो कि ग्लूकोमा है, काला मोतिया
का हमें देखने को मिलता है, और जिससे कई बार जो उनकी आंखें होती हैं वो चली जाती हैं, उनकी देखने की क्षमता चली जाती है। हमारे साथ हैं डॉक्टर रमनानी जी। आइए उनसे जानते हैं क्या है ये ग्लूकोमा, क्या है ये काला मोतिया, क्या इसका इलाज संभव है, क्या है कारण और क्या है उपचार। बहुत बहुत स्वागत है रमनानी जी आपका। नमस्कार। मैं हूँ डॉक्टर विनीता रामनानी, बंसल हॉस्पिटल भोपाल से, ग्लूकोमा और नेत्र रोग विशेषज्ञ। बिल्कुल डॉक्टर विनीता जी, हम आपसे जानना चाहेंगे क्या है काला मोतिया। काला मोतिया यानी एक कांच बिंदु की बीमारी है जिसमें आंखों का दबाव बढ़ता है और मरीज की धीरे धीरे करके देखने वाली नस टूट जाती है, जिससे पहले साइड में नहीं दिखता है और अंत में बीच में नहीं दिखता है। क्योंकि इस बीमारी के कोई प्रारंभिक लक्षण नहीं होते हैं, किसी किस्म का दर्द नहीं होता है, किसी किस्म की आंखों में चुभन या कोई परेशानी नहीं होती है, तो इसलिए मरीज धीरे धीरे अपनी रोशनी खोता चला जाता है और उसे पता ही नहीं चल रहा है कि वो रोशनी खो रहा है। और इंडिया में ऐसे 90% लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि ग्लूकोमा उनकी आई प्रेशर की बीमारी है, जिसकी वजह से वो रोशनी खो रहे हैं। इसके कारणों की अगर बात करें, काला मोतिया क्या कारण रहते हैं? कारणों में मुख्य कारण है हेरिडिटरी यानी आंखों की बनावट, जिसमें कि अगर आपकी फैमिली में पेरेंट्स को या चाचा या बुआ या भाई या बहन किसी को ग्लूकोमा है तो आपको भी होने की 10 गुना ज्यादा संभावनाएं हैं जी। 40 साल की उम्र के बाद ये दूसरा मुख्य कारण है आंखों की बीमारी का, अंधत्व का। और जो लोग स्टेरॉइड का सेवन करते हैं किसी भी रूप में, चाहे ऑइंटमेंट या इनहेलर या गोली, या फिर जिनको कोई आंखों में चोट लगी है या आंखों का कोई ऑपरेशन करवाया है, डायबिटीज या ब्लड प्रेशर है या माइनस नंबर का चश्मा है, ये हाई रिस्क ग्रुप है। हालांकि ये किसी को भी हो सकती है और ये अंधत्व की 12% एज बीमारी है, मोतिया बिंदु के बाद दूसरे नंबर पे आती है। बिल्कुल। क्या एक काला मोतिया का उपचार संभव है? जी हाँ, बिल्कुल संभव है, लेकिन इसके लिए मरीज को जल्दी जागरूक होकर जल्दी आंखों की जांच करानी पड़ेगी, क्योंकि हम इस बीमारी का उपचार में सिर्फ रोकथाम कर सकते हैं। जो रोशनी चली गई है उसको हम वापस नहीं लौटा सकते, तो अगर मरीज जल्दी आएगा तो हम उसको अंधत्व से बचा सकते हैं। अगर मरीज लेट स्टेज में आया है तो उसने जो रोशनी खो दी है वो वापस नहीं आएगी। उपचार से बस हम उस बीमारी को वहीं रोकने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, हमने सिम्टम्स की बात नहीं करी। डॉक्टर विनीता जी, ये भी जानना चाहेंगे सिम्टम्स क्या होते हैं, कब हमें पता चल जाता है कि हाँ हम इस बीमारी से ग्रस्त हैं या हमें डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए? देखिए, पूरे विश्व में एक पूरा सप्ताह मनाया जाता है इस बीमारी को लेके, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली इसके कोई सिम्टम्स या लक्षण नहीं होते हैं और मरीज को इस बीमारी का पता उनकी रूटीन सालाना जांच के दौरान चलता है। तो 40 साल की उम्र के बाद जब आप पढ़ने के चश्मे की जांच के लिए या किसी और वजह से जा रहे हैं, तब आप आंखों की जांच करवाएं। और इस आंखों की जांच के अलावा कुछ मरीजों को साइड से दिखना कम होता है, कुछ एक्यूट एंगल क्लोजर वाले ग्लूकोमा वाले पेशेंट्स होते हैं जिसमें आंखों में दर्द होता है और एकदम से इंद्रधनुषी गोले दिखते हैं लाइट के चारों तरफ, हेडेक, वॉमिटिंग होती है। पर 40 साल के बाद ये अक्सर एसिम्प्टोमेटिक बीमारी है जो आपकी नजर को धीरे धीरे चुरा लेगी। बिल्कुल बिल्कुल मैम। डॉक्टर विनीता जी, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि आप वो पेशेंट्स जो हैं जो काला मोतिया से ग्रस्त हैं, वे अपनी आंखों का कैसे ख्याल रखें? सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है बचाव, यानी नियमित सालाना जांच। अगर हमने उस बीमारी की शुरुआती जड़ से ही उसको पहचान लिया तो हम लेजर के द्वारा और आई ड्रॉप्स के द्वारा उस बीमारी को वहीं रोक लेंगे, उसकी रोकथाम कर लेंगे। तो सालाना आंखों की जांच करवाएं, अपनी फैमिली हिस्ट्री को जानें। अगर आपके परिवार में कोई ग्लूकोमा के मरीज हैं तो आप भी आई टेस्ट कराइए, जाके आई डॉक्टर को बताइए कि मेरी फैमिली में ग्लूकोमा के मरीज हैं। तीसरा, अगर आप स्टेरॉइड ले रहे हैं तो रेगुलर आई टेस्ट कराएं। कई लोगों को कनेक्शंस नहीं पता रहते क्योंकि किडनी ट्रांसप्लांट या कोई ऐसे ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट है जिनको ताउम्र स्टेरॉइड की गोली खानी पड़ती है, तो इनको रूटीन अपनी सालाना आंखों की जांच कराना चाहिए बिना किसी तकलीफ, बिना किसी परेशानी के। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि अगर आपको डॉक्टर ने बोला है कि ग्लूकोमा है तो प्लीज आप उसकी दवाइयों को डिसकंटिन्यू नहीं करिए। उस ट्रीटमेंट को आपको जिंदगी भर खाना है या लेना है। जैसे कि ब्लड प्रेशर की गोली आपको बहुत सारी
परेशानियों से बचाती है, हार्ट अटैक से और स्ट्रोक से। वैसे ही ग्लोकोमा के आई ड्रॉप, भले आपको ग्लोकोमा में दर्द नहीं हो रहा है लेकिन आई ड्रॉप पे आपको पैसा खर्च करना पड़ रहा है, नियमित जांच पे आपको पेरीमेट्री और ओसीटी करानी पड़ रही है, वो आप करवाइए। नहीं तो अंधत्व से परेशान होंगे, और वो अंधत्व नॉट रिकवरेबल है, इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस है, वो किसी भी उपचार से वापस नहीं आएगा। इसलिए समय पर मरीज को जागना, समय पर इलाज और समय पर उपचार कराना जरूरी है। बिल्कुल डॉक्टर विनीता जी, आप चलते चलते हमारे दर्शकों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? विश्व ग्लोकोमा दिवस है, 12 से 18 है, बहुत सारी जगहों पे फ्री कैंप भी हैं, बंसल में भी कल फ्री कैंप है, तो प्लीज आप आइए और अपनी आंखों की जांच कराइए। एक स्वस्थ आंख स्वस्थ शरीर में बसती है, इसलिए आप अपना ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और शारीरिक बीमारियों को कंट्रोल करें, योगा मेडिटेशन करें और अपने डॉक्टर की सलाह जरूर माने। अगर आपको डॉक्टर ने कोई हिदायत दी है तो उन हिदायतों को इग्नोर न करें। अपनी आंखों की नियमित सालाना जांच या तो बर्थडे पे या एनिवर्सरी पे या किसी डेट से लिंक करें, तो आपको याद रहेगा कि हाँ, मुझे अब 40 साल की उम्र हो गई है, मुझे अपनी आंखों की जांच करवानी है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विनीता रमनानी जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी काला मोतिया से जुड़ी हुई, और हमने आज बहुत महत्वपूर्ण चर्चा की राइट टू एजुकेशन के बारे में। हमारे साथ श्री आशीष भारती जी थे। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी, आपने भी हमारे दर्शकों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी शिक्षा के अधिकारों के बारे में दी, और उम्मीद करेंगे चलते चलते आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? चलते चलते मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि शिक्षा का अधिकार जो अधिनियम भारत सरकार द्वारा बनाया गया है उसका पूरा लाभ लेने का प्रयास करें, और इसका जितना भी आप प्रचार प्रसार कर सकते हैं उतना प्रचार प्रसार एक शिक्षित व्यक्ति होने के नाते करें, ताकि समाज के कमजोर वर्ग और वंचित समूह के लोगों को एक इस प्रकार जो भारतीय समाज में ये अधिनियम भारत सरकार द्वारा प्रदान किया गया उसका लाभ प्राप्त करने का मौका मिले। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद श्री आशीष जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। तो दर्शकों, आज का अंग हमारा बहुत विशेष था क्योंकि आज हमने चर्चा की इन्फ्लुएंजा संक्रमण के बारे में, और जिसकी जानकारी आपको दी डॉक्टर विकास मिश्रा जी ने। साथ ही हमने बात करी वर्ल्ड स्लीपिंग डे के बारे में, और हमारे साथ विषय विशेषज्ञ के तौर पर थे डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी जी। और अंत में हमने चर्चा की शिक्षा के अधिकारों के बारे में, और जिसके लिए हमारे साथ जुड़े थे श्री आशीष भारती जी, समन्वयक RTE से। तो उम्मीद करेंगे आज का अंग आपको बहुत पसंद आया होगा। इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। नमस्कार।